गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू IIBS IAS एकेडमी। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको हमने एक वीडियो सीरीज लॉन्च की है और इस वीडियो सीरीज में हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ही नहीं बल्कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं आज की न्यूज के बारे में बताऊं दोस्तों तो आज का न्यूज है पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो न्यूज क्या है दोस्तों? न्यूज ये है दोस्तों, पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क, ठीक है, वो फैफ्ट फैफ्ट क्या होता है? फैफ्ट होता क्या है, ठीक है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका ग्रे लिस्ट क्या होता है और कितने प्रकार की लिस्ट होती है, आज ये सब चीजें, सारी चीजें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो न्यूज दोस्तों ये है आज का करंट अफेयर की। अगर हम बात करते हैं न्यूज की, तो इस न्यूज में ये दिया गया है आज के न्यूज में कि पाकिस्तान जो है ना कंटिन्यू कर रहा है फैफ्ट के ग्रे लिस्ट में। फैफ्ट जो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में। और उस ऑर्गेनाइजेशन में लिस्ट होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में दो लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है और ग्रे लिस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान पहले से ही 2018 से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में जो मीटिंग हुआ था फैफ्ट का, ठीक है, फैफ्ट की पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, उस बॉडी के मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा ग्रे लिस्ट में। तो ये न्यूज था दोस्तों। चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि फैफ्ट क्या होता है। ठीक है, और फैफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, फैफ्ट किस चीज के लिए होता है, ठीक है, कौन कौन से उसमें मेंबर्स होते हैं और कितने मेंबर है, क्या फैफ्ट, क्या इंडिया फैफ्ट का मेंबर है और कितने प्रकार के लिस्ट होते हैं, और वो लिस्ट में एक किसी भी कंट्री अगर वो लिस्ट में आती है तो उसका मतलब क्या होता है, उस कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फैफ्ट के बारे में। दोस्तों अगर फैफ्ट के बारे में अगर बात किया जाए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, जो तरह तरह के जो मेंबर होते हैं, इसके जो कंट्री मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इस बॉडी को गवर्न करते हैं। और ये कभी स्थापित हुआ था? 1989 में। 1989 में किसने स्थापित किया था? G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो होता है ना दोस्तों, जैसा G20 हो गया, ठीक है, उसी प्रकार G7 कंट्री भी होता है। अमेरिका, रशिया, रशिया तो नहीं है, ठीक है, अमेरिका है, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे सब G7 कंट्री के मेंबर हैं। ठीक है, तो 1989 में क्या हुआ दोस्तों? 1989 में G7 कंट्री के मेंबर्स ने फैफ्ट की स्थापना की थी। फैफ्ट की स्थापना की थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूंगा तो इसका हेडक्वार्टर है ओईसीडी के पास। ठीक है, ओईसीडी ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसी के पास इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। किसका? फैफ्ट का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस फैफ्ट के मेंबर्स की बात करता हूँ कि इसमें मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कितने मेंबर होते हैं, अगर मैं इसकी मेंबरशिप की बात करता हूँ, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं, तो अभी के लिए 2021 में दोस्तों इसके मेंबर है टोटल 39 मेंबर है। और मैं आपको बता दूं भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है, भारत भी इसी का मेंबर है। भारत पिछले 4 साल से, 2016 से दबाव डाल रहा है फैफ्ट के ऊपर और फैफ्ट के मेंबर कंट्री के ऊपर कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए ग्रे लिस्ट के बाद। ठीक है दोस्तों, तो भारत भी इसका मेंबर है। टोटल इसमें 39 मेंबर है। 39 में से 37 कंट्री से मेंबर, 37 जो है कंट्री मेंबर्स है, और दो जो है दोस्तों वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक रीजनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन कौन से है दोस्तों? जीसीसी, जीसीसी हो गया, ठीक है दोस्तों, गल्फ काउंसिल, और ईसी, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन। ठीक है दोस्तों, जीसीसी और ईसी, ये दो
रीजनल मेंबर है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर है। तो टोटल मेंबर है 39। 39 में से 37 कंट्रीज मेंबर होगी जो देश है, और दो जो होता है जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के मेंबर है दोस्तों। ठीक है, तो ये कभी स्थापित हुआ था दोस्तों? जैसे हमने देखा 1989 में। किसने स्थापित किया था? ये एक G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। टोटल 39 मेंबर होते हैं, जिसमें से 37 कंट्रीज है और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। OECD के हेडक्वार्टर में ही इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, तो ये होगा बेसिक जानकारी। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैफ्ट की अगर हम बात किया जाए दोस्तों, तो फैफ्ट करता क्या है? ठीक है, इसका काम क्या है फैफ्ट का? तो दोस्तों फैफ्ट करता क्या है? फैफ्ट स्टैंडर्ड बनाता है, सेट स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एक सेट करता है, और किस लिए और किस चीज को प्रमोट करता है? तो दोस्तों फैफ्ट स्टैंडर्ड बनाता है और स्टैंडर्ड को प्रमोट करता है। ठीक है, किस लिए, किस एरिया में और किस चीज के लिए दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फैफ्ट करता क्या है। फैफ्ट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रमोट करता है, उस स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करता है। ठीक है, किस लिए? टू कॉम्बैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है दोस्तों? हवाला मनी। ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग, जो टेररिस्ट के पास फंडिंग आता है ना, फाइनेंसिंग, ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए ही फैफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, कुछ पॉलिसीज बनाता है और कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है। उनको ना ही बनाता है, उन पॉलिसीज को प्रमोट भी करता है फैफ्ट। किसको रोकने के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला मनी को रोकने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, और ऐसी दूसरी चीज जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को खतरा हो, उस चीज को रोकने के लिए फैफ्ट रूल्स और रेगुलेशन बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 1989 में जब फैफ्ट की स्थापना होती, तो फैफ्ट सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, सिर्फ हवाला मनी को रोकने के लिए ही रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करता था फैफ्ट। फिर 2001 में, फिर 2001 में फैफ्ट ने क्या किया? फैफ्ट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना शुरू किए, किसके लिए? टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, 2001 में ऐड हुआ। और हाल ही में यानी 2012 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2012 में फैफ्ट ने क्या किया? फैफ्ट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लगे जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग को रोक सके। ठीक है दोस्तों, वेपन ऑफ मास इंस्ट्रक्शन या मास डिस्ट्रक्शन की बात किया जाए, तो एक ऐसे वेपन होते हैं जो हाई लेवल पर डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसा बायोलॉजिकल वेपन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया। ये ऐसे वेपन है दोस्तों जिसको कहा जाता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसे वेपन को बनाने के लिए बहुत सारे देश और बहुत सारे संस्थाएं जो है इलीगली फाइनेंस करते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए भी फैफ्ट जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है दोस्तों? फैफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जो हर कंट्री को फॉलो करना पड़ता है, जो हर कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। कोई कंट्री जो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में फेल होता है, और वो स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तभी फैफ्ट उस कंट्रीज को अपने लिस्ट में लिस्टेड करता है, या उस कंट्रीज को अपनी लिस्ट में शामिल करता है। ठीक है दोस्तों, तो फैफ्ट के अगर लिस्ट के बारे में बात किया जाए, तो फैफ्ट के लिस्ट दो प्रकार है दोस्तों। एक होता है ब्लैक लिस्ट और दूसरा होता है ग्रे लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि फैफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है मनी लॉन्ड्रिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के फाइनेंस को रोकने के लिए। अगर कोई भी कंट्री उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में या कंप्लाइज करने में असमर्थ होती है या फेल हो जाती है, तभी वो कंट्री इस लिस्ट में आएगी।
या तो ब्लैक लिस्ट में होगी या तो ग्रे लिस्ट में होती है दोस्तों। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या, अगर कोई भी कंट्री ब्लैक लिस्ट में तभी आती है जब वो कंट्री सेफ हेवन माना जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री जो टेरर फाइनेंसिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया है, उस एक्टिविटीज के लिए सेफ हेवन माना जाएगा, यानी उस कंट्रीज में टेरर फाइनेंसिंग हो गया और मनी लॉन्ड्रिंग जो ना खुलेआम कर सकते हैं, खुलेआम छूट है। ठीक है, उस कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है दोस्तों। ठीक है, और जो कंट्री ब्लैक लिस्ट में आती है उस कंट्री को कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। उस कंट्रीज को कहा जाता है एनसीसीटीज, यानी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। अगर मैं 2021 की बात करूं दोस्तों, तो सिर्फ 2 ही ऐसे कंट्री है जो ब्लैक लिस्ट में है फैफ्ट के। वो कौन से 2 कंट्री, एक है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। एक है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। इन 2 ही कंट्रीज को फिलहाल अभी ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। ठीक है दोस्तों, और फैफ्ट फैफ्ट की जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी रहती है, जो पूरे मेंबर होते हैं, ठीक है, 39 मेंबर्स होते हैं, मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, उनका मीटिंग होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव हर 3 बार मिलते हैं, हर साल में 3 बार उनका मीटिंग होता है। ठीक है, हर साल में 3 बार उनका मीटिंग होता है। उस मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंट्री ब्लैक लिस्ट में आएगा या कौन सा कंट्री ब्लैक लिस्ट से निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फैफ्ट का जो ब्लैक लिस्ट है उसमें रिवाइज होता है, रेगुलरली रिवाइज होता है। किसी भी कंट्री का एडिशन हो सकता है या किसी भी कंट्री का डिलीशन हो सकता है वो ब्लैक लिस्ट में। यदि कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट ऑलरेडी है उसको ब्लैक लिस्ट से निकाला भी जा सकता है, और कोई कंट्री ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में नहीं है उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ब्लैक लिस्ट के बारे में। और दूसरी लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ग्रे लिस्ट होता क्या है? ग्रे लिस्ट एक दूसरा लिस्ट होता है फैफ्ट का। ठीक है दोस्तों, ग्रे लिस्ट एक वार्निंग होता है कंट्री के लिए। अगर एक कंट्री लगातार ग्रे लिस्ट में होगी, ठीक है, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ऐसा पॉसिबल होगा कि उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये एक वार्निंग होता है कंट्री के लिए कि भैया तुम सुधर जाओ, रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो करो, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा और टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाएगा। ठीक है, अगर तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। तो ये होता है ग्रे लिस्ट। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट को कौन से कंट्रीज में डालते हैं? ठीक है, सो ग्रे लिस्ट को उस कंट्रीज में डालते हैं जो खुलेआम तो सपोर्ट नहीं करते, खुलेआम टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे एक्टिविटीज को खुलेआम सपोर्ट नहीं करते, पर उस कंट्रीज में रहकर ये किया जा सकता है। खुलेआम तो सपोर्ट नहीं करेंगे, पर उस कंट्रीज में रहकर किया जा सकता है। ऐसे कंट्रीज को डाला जाता है ग्रे लिस्ट में। ठीक है, और ग्रे लिस्ट में आना ये एक तरह का वार्निंग होता है जो ब्लैक लिस्ट की तरफ चला जाएगा। अगर एक कंट्री कंटिन्यू ग्रे लिस्ट में होता है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ग्रे लिस्ट समझ में आ गया, और पाकिस्तान फिलहाल अभी ग्रे लिस्ट में है दोस्तों। तो दोस्तों इस लिस्ट में आने का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर एक कोई भी देश या कोई भी एक कंट्री या ब्लैक लिस्ट में होगी या ग्रे लिस्ट में होगी, तो होगा क्या? ठीक है, इसके कुछ फायदे हैं क्या? इसके फायदे तो कुछ नहीं है किसी भी कंट्री को। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि वो ब्लैक लिस्ट में आए या ग्रे लिस्ट में आए। ठीक है, अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आती है या ग्रे लिस्ट में आती है तो उस कंट्री का नुकसान ही होता है। ठीक है दोस्तों, उसका नुकसान भरपाई होता है। तो होता क्या है, अगर कोई भी कंट्री या कोई देश ग्रे लिस्ट में आता है, कोई भी कंट्री या कोई भी देश ग्रे लिस्ट में आता है, तो उसको नुकसान क्या होता है दोस्तों? तो उसका नुकसान ये होता है दोस्तों, एक तो उसका इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कंट्री जो है ना उसके साथ ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल बाइकआउट भी हो सकता है, यानी दूसरे देश बाइकआउट कर सकते हैं इस देश को।
पॉसिबिलिटी है। इंटरनेशनल बाइकआउट भी फेस हो सकता है, और इकोनॉमिक सैंक्शन भी रख सकते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन भी रख सकते हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसा यूएन हो गया, यूएन से भी हो सकता है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, या वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया या आईएमएफ हो गया ना, ठीक है, ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इससे इकोनॉमिक सैंक्शंस हो सकते हैं उस कंट्रीज के लिए, ठीक है। और और एक नुकसान होता है दोस्तों, जैसा ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, या वर्ल्ड बैंक हो गया, या आईएमएफ हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये उस कंट्रीज को लोन नहीं देते जो ग्रे लिस्ट में है या ब्लैक लिस्ट में है, ठीक है दोस्तों। ये उस कंट्रीज को, ओके, ये उस कंट्रीज को लोन नहीं देते जो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक कंट्री लेवल पे एक नुकसान होता है अगर कोई भी कंट्री ग्रे या ब्लैक लिस्ट में आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों फैफ्ट के बारे में आज हमने पढ़ा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ा हमने, कितने मेंबर है, कभी स्थापित, उसके स्थापना कब हुई, और उसके कितने लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, ग्रे लिस्ट क्या होती है, और कंट्री को किस तरह का नुकसान होता है अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का करंट टॉपिक, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।